मैं इसको इस ढंग से आपको समझाऊं कि इसमें आप सामने वाले को सत्ता का ताज सौंप रहे हैं। आज देखो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब दुष्ट हैं। आपको मालूम है अभी हम एक वर्धा सम्मेलन में गए थे, देखिए ना। तो मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता हूं ना। मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। उसमें एक अर्थशास्त्री आया, उसने आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसने जो ना बाकी सब चीजें निकाली और उसने बताया कि आपके गांधी जी तो झूठ बोल रहे हैं। उसने बताया कि भारत में जो भारत सोने की चिड़िया था उसका कारण था ग्राम स्वराज। तो गांधी जी ग्राम स्वराज की बात नहीं कर रहे थे, ग्राम स्वराज ऑलरेडी था यहाँ पर। और वो ग्राम स्वराज की एक परिभाषा थी। उस ग्राम स्वराज की परिभाषा थी कि 36 जातियां और 72 कला के लोग जब गांव में होते थे तब उसे ग्राम स्वराज्य कहा जाता था। राइट। अब यदि किसी गांव में कुछ जाति कम है या ध्यान से सुनो अब इस बात को, अभी आप पूरे कंसंट्रेशन से आप मेरी बात सुनिए अभी। पूरे ध्यान देना पूरा, क्योंकि हम बहुत बड़ा ज्ञान आपको इस समय दे रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से। और ये ज्ञान अभी अभी प्राप्त हुआ ज्ञान है ये, ठीक है ना। तो इसमें भी बैकग्राउंड नॉइस ना आए, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है 36 जातियां और 72 कलाओं वाले लोग जो है जब होते थे तब उसे ग्राम स्वराज्य कहा जाता। और जहाँ पे कुछ कम होता था वहां पे ये लोग बाहर से जाके लोगों को सासम्मान लेके आते थे और उसके लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था। मतलब उन्हें इतना सम्मान से लाते थे, हाथियों पे बिठा के बाकायदा यात्रा निकाल के उनका सम्मान करते हुए, और उन्हें जो है समृद्धि बांटी जाती थी। तो पैदावार अच्छी थी और सभी लोगों में वो बंटती थी। बचा हुआ हिस्सा शहरी क्षेत्र में जाता था और फिर बचा हुआ हिस्सा विदेशों में बिकता था। तो विदेशों में खाद्यान्न बिकते थे, मसाले बिकते थे, साड़ियां बिकती थी, और भी जो कारीगरी के उत्पादन होते थे वो सब जो है विदेशों में जाते थे और वो सोने के भाव में बिकते थे। और जो विदेश से सोना आता था उसके कारण भारत सोने की चिड़िया था। भारत में कोई सोने की खदानें नहीं थी, ठीक है ना। जितने भी जो है आताताई आए उन्होंने गड़बड़ियां की, किसी ने भारत के ग्राम स्वराज्य को नहीं तोड़ा। ये ग्राम स्वराज्य तोड़ा जो सिराजुद्दौला और मीर जो कासिम था। हाँ, तो जो कासिम, हाँ, तो जो सिराजुद्दौला था उसका जो है उसमें जो है जगत सेठ अमीर चंद हुआ करते थे। राइट। तो उनकी 13वीं बीवी थी, उस पे सिराजुद्दौला का नजर पड़ी और उनका जो है ना नियत खराब हुई। तो सिराजुद्दौला को ठीक करने के लिए अमीर चंद ने, जो सिराजुद्दौला वाला जो युद्ध हुआ है वो एक मैच फिक्सिंग थी। उसमें जो है केवल 40 मिनट जो है युद्ध चला, केवल 6 लोग मारे गए और मीर कासिम भाग गया और सब फिक्स था। और लॉर्ड क्लाइव जो कि एक नौकर था वो जो है उसको जो है इस बहाने सत्ता मिल गई और उसने सबसे पहले अमीर चंद जो जगत सेठ था, जो कि जिसने सब कुछ कराया था, उसके परिवार को खत्म कर दिया। और इसके बाद जो है जो यहाँ का ग्राम स्वराज और जो अर्थव्यवस्था थी वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। अच्छा। और जो टैक्सेशन है उसको बढ़ा के 60% कर दिया और कहा कि टैक्सेशन जो है सिल्वर के और गोल्ड के सिक्कों में ही लिया जाएगा। तो पहली बार भारत का खाद्यान्न ग्रामीण एरिया में बिका। इसके पहले जो है जगत सेठ ले जाते थे और सोना वापस में देते थे, लेकिन जो है तो और इस प्रकार से समृद्धि आती थी। और फिर जो है पहली बेईमानी 1790 में जो पहली बेईमानी की गई उसमें जो है इन्होंने जो एक सोने के सिक्के में 10 चांदियां के सिक्के आते थे उसे 15 कर दिया।
तो वो हाँ पहला नोट का जो है डेवोल्यूशन हुआ, पहले सिक्के का डेवोल्यूशन हुआ। फिर अंग्रेजों ने दुष्टता करके आपके सोने में 35% की मिलावट कर दी, तो उससे और डेवोल्यूशन हुआ। और फिर उसको पौंड के से जो है ना, स्टर्लिंग पौंड के इक्विवेलेंट कर दिया, जो 1947 में डॉलर के वो कर दिया, डॉलर को अडॉप्ट कर लिया। अब आप ये सोचो, आपको ये मालूम है कि जो चीजें अंग्रेज छोड़ के गए हैं वो सब हमने खरीदी हैं। है जितनी बिल्डिंग जो है अंग्रेज छोड़ के गए हैं वो भारत सरकार ने या हमारे खरीदी। राजनेताओं ने खरीदी है उनसे। अच्छा 1947 में इसके लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए उनको। अच्छा मतलब राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके जितने भी उनके भवन थे, उन सब की कीमत अंग्रेजों ने हमसे वसूल की। और जितने भी अंग्रेज यहाँ पर थे, उनको ताजिंदगी की पेंशन कैलकुलेट करके एक मुश्त में काटी गई, और आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप दिए गए। हाँ इन्हें अपने वाले नेता ने कछु करो ही नहीं, बे चलाओ सब का। नहीं, क्योंकि वो नेता थे ही नहीं। उन्हें तो जो है दुष्टता करके अपने देशवासियों को उन्होंने धोखे में रखा। आप बात समझ रहे हो ना? हाँ सही है। अब ईश्वरी कृपा से जो मॉडल मैं कह रहा हूं, उसमें इन सब का काट छपा हुआ है। मतलब उसमें इस अर्थव्यवस्था, जो विदेशी अर्थव्यवस्था, जिसके आपको मालूम है भारत की इकोनॉमी हमेशा सरप्लस इकोनॉमी थी। 1950 में पहली बार हम डिफिसिट इकोनॉमी में गए हैं, और वो पैदावार के कारण नहीं गए हैं। वो हाँ आपका, क्योंकि आपका रुपया सस्ता कर दिया और हाँ उन्होंने अपनी करेंसी महंगी कर दी, तो जो आप खरीदते थे वो महंगा हो गया, और जो आप बेच रहे हो उसका कुछ पैसा नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए आप डिफिसिट में चले गए। सही है। अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 38 लाख करोड़ की करेंसी छापी है, हाँ इसको इक्विवेलेंट डॉलर मेंटेन करने के लिए हमने डॉलर को कर्ज के बतौर लिया है। हाँ मतलब बिना किसी सामान को लिए हम जो पैसा है दे। कर्जदार हो गए हैं। हाँ हाँ मतलब हमने उनसे कुछ नहीं लिया, राइट। केवल हाँ डॉलर को मेंटेन करने के लिए हमने देश को बड़े कर्जे में डुबो दिया। हाँ ये है इन राजनेताओं का सोच, चिंतन, अकल और क्षमता। सही बात है। अब इन्होंने आपको नेता कैसे दिए? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राज्य। भाभी जी को बताओ जरा, थोड़ा दूर जाएं थोड़ी सी। गुंडे दिए। हाँ, थोड़ा सा भाभी जी की आवाज ना आए हाँ तो चाहे तो दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ तो उन्होंने आपको जो है इनके आधार पर उन्होंने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, और फिर हाँ इन दुष्ट राजनेताओं को जाति, गुंडों में, अपराधियों में, दुर्जनों में, बाहुबलियों में और धन बलियों में विनेबिलिटी दिखी। सही बात। और सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही जैसे हथकंडे अपनाकर जीत रही हैं। तो फ्री भी बांट रही हैं, दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं, और गरीबों को वोट खरीद रही हैं, और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। जिस पार्टी शब्द का जो है ना संविधान में उल्लेख नहीं है, उस हाँ पार्टी ने जो है डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। सो इट इज नॉट ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट इट इज द पार्टी कृषि, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। सही बात, पार्टी के लिए ही हो गया सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप ये सोचो कि लोगों को एक बनी बनाई व्यवस्था मिल रही है, जिसमें अपने लोगों को जोड़कर ये ऐप आगे चल के बहुत जल्दी 6 मेरिट लिस्ट बनाने वाला है। हाँ अब इस बात को, अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनना आप। वो हाँ अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि हाँ अर्थव्यवस्था का अब एक ही तोड़ है, जो हम कह रहे हैं भारत विकास निधि, लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे। हाँ अभी हमको बात करना है, किस पे बात करना है, कि लोगों को क्या फायदा होने वाला है, राइट। तो ये ऐप जो है क्या कह रहा है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, और उसको हाँ डाउनलोड करने के पहले आप, ये भाभी जी की आवाज बहुत आ रही है, उसको बंद करो जरा आवाज। हाँ हाँ दरवाजा बंद कर दो ना। हाँ 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 बोलो। तो जो
एक हाँ अपना ग्रुप बनाना है जो हम हाँ आपका बना देंगे। हाँ उसमें आप जिन लोगों को भी जानते हैं उन सबको जोड़ना है। हाँ बात समझ रहे हैं ना? हाँ उसको हाँ जो है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, चाहे वो धार्मिक हों, सामाजिक हों, चाहे जैसे भी हों, प्रोफेशनल हों, उन सबको उसमें जोड़ देना है। राइट? जी और जो उसको भागे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अच्छे भारत के संकल्प से ही बिच्छू काटेंगे, हम्म तो वो भागेंगे। तो इसमें एक शर्त है, जो भागे उसे हाँ भागने दो, उसको उससे 1 महीने तक आप बात नहीं कर सकते हैं, वो लॉकिंग पीरियड है। हाँ क्योंकि वो दुष्ट लोग दुष्टा में भाग रहे हैं, वो आपको भी कंफ्यूज कर देंगे, तो उन्हें भागने दीजिए, वो अपने समय पे फिर लौट आएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। हाँ राइट? फिर आपको जो है अपना ही जो ऐप को जो है जो उसके को जो है खोलना है, और हाँ उस ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाकर हम्म विस्तार से पढ़ना है कि आपको कैसा भारत मिलने वाला है। हम्म फिर आपको जो है उसी की प्रोफाइल में जाकर, पहले जो है ना शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो सभी से शेयर कर लीजिए 5-5 करके। और फिर दूसरी ऑप्शन है कि कॉपी लिंक, तो उसे कॉपी करके अपने ग्रुप में डालना है, और लोगों से प्रार्थना करना है कि आपकी लिंक से वो ऐप को डाउनलोड करके जुड़ें और अबाउट द कम्युनिटी में जाके पढ़ें, और इसी तरीके से फिर वो अपने लोगों को जोड़ें। ठीक है ना? जोड़े हाँ। अब इसका एक रोस्टर बनाना है। हाँ जो लोग बच गए, जो भाग गए, उनको भागने दिया जाए। हाँ उनसे बात भी नहीं करना, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनसे वार्तालाप नहीं करना है। यदि आप करना भी चाहते हैं तो 1 माह बाद करेंगे। ठीक है 1 माह तक उनसे बात नहीं करना है। ठीक है ना? और फिर जो है इन लोगों को रोटेशन के आधार पर एक जगह पे इकट्ठा होना है हर रविवार को। अच्छा और जो वो देखिए, अभी जो आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 नंबर मिल रहे हैं, ये घट के 1 नंबर हो जाएगा। हाँ जो लोग रोटेशन के आधार पर जो लोगों को इकट्ठा अपनी जगह पे इनवाइट करेगा, उससे 3 नंबर मिलेंगे। जो उसमें सम्मिलित होगा उसे 1 नंबर मिलेगा। और ये नंबर से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। हाँ तो ये नंबर को आसानी से मत लेना, क्योंकि इसी से प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है आगे चल के। प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से नहीं बनेगा कि मोदी जी बन रहे हैं, वो इस व्यवस्था से निकलेंगे, और इसको हमने विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहा है। तो ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। हाँ एक बना रहा है गांव की मेरिट लिस्ट। राइट? जी तो जो उसमें नंबर 1 होगा वो गांव का सरपंच बनेगा। तो आज हर गांव वाले को उसमें रुचि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको जो है ना 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। पहली बार आपको जो आपका पोटेंशियल नाप के उसे माइलस्टोन में बांटकर आपको जो है संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग प्रत्येक माइलस्टोन की दी जाएगी। तो आपके खीसे में पैसे हो चाहे ना हो, आपको ये मिल जाएगा, और इस बात का किसी को फ्री में नहीं मिल रहा है, उसका भुगतान आपके ही शैडो कलब्रिक्स अकाउंट से हो जाएगा। और आपको उस काम को तैयार करके आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा, और उससे अपने आप धन का फ्लो होगा। तो जो कलब्रिक्स अकाउंट से आपने पैसा लिया है वो अपने आप पट जाएगा। अच्छा तो आपके खीसे में ना पैसा होने पर भी आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। एक पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार, वो भी बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के। भविष्य में भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होंगे। अच्छा होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसको जो शिक्षा चाहिए वही शिक्षा दी जाएगी। ये लॉर्ड मैकाले की घटिया शिक्षा नहीं होगी, और उसी में जो सर्टिफिकेशन देना होगा वो दे देंगे। अच्छा मतलब अलग से आपको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। और जब आप एक माइलस्टोन को सिद्धता पाके, जब आप उसको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लग के जब आप दूसरे माइलस्टोन के लिए राइप हो जाएंगे, तो फिर आपको फिर से विड्रॉ किया जाएगा, और आपको दूसरे माइलस्टोन की शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग करके फिर सेकंड उसमें जो है ना आपको राष्ट्रीय संपदाओं के हायर पद पे भेज दिया जाएगा। और ऐसे ही क्रम से आपका पोटेंशियल आएगा। अब ये तो हो गई है आपकी रोजगार और शिक्षा को अपन ने कवर कर लिया है। ठीक है ना?
अब तीसरा, आपको एक भोजन का अद्भुत अधिकार मिल रहा है हाँ जिसमें आपको मल्टीग्रेन आटा, हाँ मल्टीग्रेन वो गेहूं और मतलब खाद्यान्न, आपको जो है फल सब्जी, हाँ दूध दही घी, वो भी असली वाला, नकली वाला नहीं, वो भी देसी गाय का शुद्ध, हम्म, और शहद और जीवन वर्धक औषधियां भी आपको मिलेंगी। अच्छा, बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ और ये आपको मौलिक अधिकार के तहत मिलेंगी। जब आपके खीसे में पैसा नहीं होगा तो इसका भुगतान आपको कलवृक्ष अकाउंट से मिल जाएगा, और हाँ, फिर आपको जो है ना समर्थ बनाकर धन कमाएंगे तो कलवृक्ष अकाउंट का पैसा कट जाएगा। तो कलवृक्ष अकाउंट आपको कोई फ्री भी नहीं बांट रहा है, कोई किसी सरकार के खजाने से पैसा नहीं दे रहा है, हम्म, राइट। अब तीसरा अधिकार है आपका स्वास्थ्य का। हाँ तो इतने बड़े 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। अच्छा, हाँ, और आप बटन दबाएंगे तो वो हेल्थ वॉलंटियर अपने ऐप के पास पहुंचेगा और उसको हाँ, ट्रेनिंग देगी, तो वो सब आपका जो भी सैंपल एम्पल लेना है वो सब लेके और पास की जो लेबोरेटरीज का नेटवर्क होगा वहां पे पहुंच जाएगा, और वहां से टेस्टिंग होके वो इसको भी आ जाएगा, और वो जो है आपके वेलनेस सेंटर में चला जाएगा। अच्छा, वेलनेस सेंटर में सभी पैथियों के डॉक्टर्स होंगे जो हाई डिग्री की रिसर्च कर रहे होंगे। जैसे ही आपका टेस्ट होगा तो वो पूरे सभी जो है ना डॉक्टर, सभी पैथियों के डॉक्टर साथ में बैठेंगे, और फिर वो ये तय करेंगे कि इस बीमारी के लिए इस स्टेटस पे कौन सी पैथी प्राइमरी रोल करेगी, अच्छा, कौन सी पैथी सेकेंडरी रोल करेगी, कौन सी पैथी टर्सरी रोल करेगी। जब ये डिसाइड करके फिर वो वॉलंटियर फिर से आपके पास पहुंचेगा जो आपका हेल्थ वॉलंटियर है। वो उस पूरे डॉक्टर के पैनल से आपके और आपके परिवार का जो है ना इंटरफेस कराएगा। अब एक और जो दवाइयां हैं वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएंगी, राइट, पहुंचा दी जाएंगी, तो आपको कहीं पे जाके फार्मेसी की दुकान में नहीं खरीदना, अच्छा, राइट। ये सब चीजें आपको तब भी मिलेंगी जब आपके खीसे में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन उसका भुगतान सबको रियल टाइम बेसिस पे मिलेगा। वो आपके कलवृक्ष अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उससे भुगतान हो जाएगा, और फिर आपको समर्थ बनाकर आपको पैसे का फ्लो होगा, उससे कलवृक्ष अकाउंट का पैसा वापस पहुंच जाएगा। अब एक मिनट आप मान लें कि आप बटन दबाने में देर हो गए, आपको कुछ हिचक रही हो, आपने नहीं किया या विश्वास नहीं रहा, जो भी कारण रहा, अब आप लेट हो गए, जो आपकी बीमारी है वो लेट हो गई, राइट। तो वो डॉक्टर आपको ब्रीफ करेंगे कि भाई तुमने बटन दबाने में देरी की है, लेकिन चिंता मत करो, एम्बुलेंस पहुंच रही है, आपका ऑपरेशन करना होगा, वो जो है ये हम लिस्ट भेज रहे हैं, इसके हिसाब से आप अपना वो कर लीजिए, पैसे का इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है ना। तो पैसा है तो आपके अकाउंट से सीधा कट जाएगा, नहीं होगा तो कलवृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। तो पैसे की बात ही भूल जाइए अब आप, ठीक है ना। तो जब आप जाएंगे तो सामने आपका पूरा रिकॉर्ड जो भी है वो अपने आप वहां पे अपडेट हो जाएगा। सामने वाले को मालूम होगा कि आपका फिजिकल स्टेटस क्या है, तो आप पैदल चल के जाएंगे या आपको व्हील चेयर की आवश्यकता है या आपको स्ट्रेचर की आवश्यकता है, आपको आपकी लाइव लोकेशन वहां पे कम्युनिकेट होगी। तो जैसे सुपर वीआईपी आता है ऐसे ही आपको रिसीव किया जाए, आपको सैनिटाइजेशन करके, यदि आपका सीधा ऑपरेशन है तो आपको आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और आपका जो है ऑपरेशन वगैरह जो कुछ भी है हो जाएगा, तब भी हो जाएगा जबकि आपके खीसे में एक पैसा नहीं है, और सबका भुगतान रियल टाइम बेसिस में हो रहा है, और आपके खाते में नहीं है तो कलवृक्ष अकाउंट से आ रहा है, जो आपको इनेबल करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए तैयार कर रहा है। तो आज नहीं, आज से 2 साल बाद आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा, सबका पड़ जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, राइट। तो अभी तक अपन ने रोजगार की व्यवस्था तय कर ली, अपन ने शिक्षा की कर ली, भोजन की कर ली और स्वास्थ्य की कर ली। अब चौथी यात्रा है समृद्धि और खुशहाली की। तो धन का फ्लो होगा तो हर व्यक्ति जो है ना धीरे धीरे खुशहाल होता जाएगा, और हर व्यक्ति की खुशहाली अलग अलग होती है, तो उम्र के हिसाब से आपकी चीजें बदलेंगी। तो 144 करोड़ लोगों को खुशहाली देने के लिए कितने तरीके के खुशहाली के लिए संस्थान निर्मित होंगे, आप अंदाज लगाइए, राइट। तो भारत के हर नागरिक को खुशहाल और समृद्ध किया जाएगा। ये तो हो गया है मौलिक अधिकारों की बात। अब आप आ जाइए प्रशासनिक व्यवस्था पे। तो आज की प्रशासनिक व्यवस्था आप रोज झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? बिल्कुल झेल रहे हैं। अब बताओ, इसका उल्टा होगा कि लोगों को वेतन काम करने के लिए मिलेगा, और आज जो वेतन मिल रहा है इससे दुगना देंगे हम।
राइट, लेकिन वो घूस खाने के लिए नहीं है, आपके काम को डिले करने के लिए नहीं है, बल्कि उसका जो है व्यवहार, उसका वेशभूषा और उसके काम को रियल टाइम पर मेजरमेंट करके उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम भी शासन के खजाने से नहीं आना है, वो आपके जो व्यक्ति काम, जिसका व्यक्ति का काम हो रहा है उसके खाते से कटेगी, और उसके पास पैसा नहीं है तो कल ब्रिक्स अकाउंट से आ जाएगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आपको गिवन टाइम पर डेडिकेटेड अकाउंटेबिलिटी के साथ जो है आउटपुट मिलेगा, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। अब पुलिस व्यवस्था की बात कर लें, आज की क्या स्थिति है कि हर कोई जो है आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून है, उन कानूनों का कोई पालन कर नहीं रहा है। विधिक जिम्मेवारी होने के बाद भी आज हर भारतीय को अपमानित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, उससे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको गाली देके भगा दिया जा रहा है, और वहीं पर वेस्टेड इंटरेस्ट से हाथ मिलाकर राजनेताओं के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? निश्चित। और दो चार झूठे बयान काटकर एफआईआर की तायद करते हुए बिना किसी उसके आपको अरेस्ट करके जेल में भर दिया जा रहा है, जहां आपको जमानत भी नहीं मिल रही है। ये आज की स्थिति का खाका मैंने ठीक बना है? हाँ बिल्कुल सही है। यही है ना, यही हो रहा है ना ग्राउंड पे? हाँ बिल्कुल निश्चित हो रहा है। अब यदि बताओ कि आपको एक ऐप में बटन दबाने से एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके पास पहुंचे और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, वो आपकी भाषा नहीं समझेगा तो वहीं पे जो है ना उसी ऐप में एक भाषा का इंटरप्रेटर भी आ जाएगा। यदि वो कानून में समझ थोड़ी कम रख रहा है वॉलंटियर, तो वो बटन दबाएगा तो एक वकील भी जुड़ जाएगा, और वो केवल आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, वो आपकी चोटों का भी लेगा। उसके पास एक स्पेशल 3D का एक कैमरा होगा जिससे वो आपके घावों का मेजरमेंट ले पाएगा। आपके जो है ना बहुत सारा काम जो पुलिस को करना है इन्वेस्टिगेशन में, वो बिना डिस्टर्ब किए हुए जितना कर सकता है वो यही कर लेगा। राइट। अब 5 और बड़ी समस्याएं हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो समस्याएं हैं कि नहीं है। पहली समस्या है झूठी एफआईआर, दूसरी समस्या है झूठी गवाही देके फंसाना, सही है। तीसरी समस्या है पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से कपोल कल्पित कथन लिख लेना। चौथा जो है फंसाने की दृष्टि से झूठी विवेचना करना, और चौथा वकील के द्वारा लंबी चौड़ी फीस लेके जरह करके निर्दोष लोगों को दोषी साबित करना। ये 5 चीजों से आज का आदमी पीड़ित है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप गहराई से बताइए, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, रोज लोग अपनी अपनी पीड़ा आपको बताते हैं। ये जो मैंने खाका खींचा है, ये कितना यथार्थ के नजदीक है? नहीं, वो है तो एकदम सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यदि ये 5 चीजें नियम में परजरी के जघन्य अपराध कर दिए जाएं, और कर दिए जाएंगे, जिसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी होगा, और 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके 15 दिन में अकाट साक्ष्यों का संग्रहण करके बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था चाहिए। फिर बाकी चीजें हैं, गौशालाएं कैसी होंगी, पानी कैसे 9 फीट पे आ जाएगा, आपके केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ना तो निर्माण किए जाएंगे ना इंपोर्ट किए जा सकेंगे, पूरी जो है ना विषैली चीजें ना इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी ना आयात की जा सकेंगी। आपका न्याय व्यवस्था से लेके हर व्यवस्था बदल जाएगी। ये 21 बड़ी व्यवस्थाएं हैं जिसका डॉक्यूमेंट एक बार हम आपको फिर शेयर करेंगे, उसे ध्यान से पढ़िए। अब ऐसा अद्भुत भारत आपको यदि मिल रहा हो और साथ में सत्ता का ताज भी आपको मिल रहा हो, और अपने लोगों को जोड़कर लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट के आधार पर ये ऐप जो है 6 मेरिट वो बना रहा है, लिस्ट बना रहा है। पहला है गांव की मेरिट लिस्ट, राइट। तो गांव की मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 आएगा वही पर सरपंच पंच सरपंच बनेगा। जो पार्षद क्षेत्र में नंबर 1 पर आएगा वो पार्षद का टिकट मिलेगा, उसे पार्षद क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा और टिकट भी मिलेगा और जिताया भी जाएगा उसे, तो वही पार्षद बनने वाला है। फिर जो शहरी क्षेत्र में
जो मेयर है वो तो शहरी क्षेत्र का जो मेयर का क्षेत्र है उसमें जो नंबर 1 आएगा उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा और वो मेयर बनेगा। जिताने की व्यवस्था मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अब जो है आगे जिला क्षेत्र में यदि नंबर 1 आते हैं तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, राइट। और यदि आप प्रांत में नंबर 1 आ गए तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि आप दूसरे और तीसरे पे आ गए तो आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्योंकि हर राज्य में संख्या अलग अलग है तो 70 से लेके 402 में आएंगे तो आपको विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा और आपको विधायक का सर्टिफिकेट मिलेगा। और 15 से 45 के बीच में आने पर आप राज्य सरकार के मंत्री बनेंगे। और राष्ट्र स्तर पे नंबर 1 आने पर आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 और 3 आने पर उप प्रधानमंत्री बनेंगे, और 4 से 82 के बीच में आने पर आप केंद्रीय सरकार के मंत्री बनेंगे, और 543 में आने पर आप सांसद क्षेत्र के चंद्रगुप्त कहलाएंगे और आपको सांसद क्षेत्र का टिकट मिलेगा। ये तो ये नेशनल मेरिट बनेगी। इसको हमने कहा है विकेंद्रीकृत नेतृत्व जो खुद उभर के आएगा। अब एक समस्या ये हो सकती है कि आप 1 मिनट के लिए मान लें कि आप ही जो है राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे आ गए और आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। तो डॉक्टर वैदेही शरण गुप्त ने जो है नंबर 1 पर आकर प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। 1 मिनट के लिए आप मानिए कि आप शपथकृत प्रधानमंत्री हैं, फिर मैं आपको ये सिद्ध करूंगा कि आप भी 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने कितने बौने होंगे। आप शपथकृत प्रधानमंत्री होने के बाद भी इन चीजों में कोई बाधा नहीं बन पाएंगे। आप उसमें फैसिलिटेट कर पाएंगे लेकिन बाधा नहीं बन पाएंगे। आप शपथकृत प्रधानमंत्री हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो इसके लिए क्या किया जाएगा? आपके जो विधानसभा और पार्लियामेंट रूल है उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया जाएगा कि कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी चीज जो है पार्लियामेंट या विधानसभा में विचारण में नहीं ला पाएंगे, उसे एक 4 चरणों वाली प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो अभी जैसे मान लो मैथिली शरण गुप्त ने ढेर सारे मॉडल्स बनाए हैं, तो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल जो है देशवासियों पर नहीं थोपे जा सकेंगे, उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब मैं उससे स्क्रीनिंग हो जाएगी तब हो सकता है। स्क्रीनिंग नहीं होगी, वो इम्प्रूव हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, उसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट है वो निकल जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है उनका समावेश हो जाएगा। तो मैं अभी आपकी सहूलियत के लिए वो प्रक्रिया को समझाता। तो पहले जो प्रक्रिया होगी, ऐसे लोगों को इम्पैनल किया जाएगा और वो भी ओपन सोर्स के तहत, जिन्होंने अपनी जिंदगी उस विधा में लगा दी है। उन्हें उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा और वो किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के विचारण नहीं करेंगे। तो यदि मैथिली शरण गुप्त का मॉडल उनको परोसा गया कि साहब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि इस तरीके से ये देश बदलेगा, ये मॉडल है, आप इस पर विचार करिए, तो टास्क फोर्स के जो लोग हैं, एम्पैनल लोग, वो लाइव चर्चा में उस पर विचार करेंगे, जिसमें देश के हर व्यक्ति पार्टिसिपेट कर पाएगा, अपने सुझाव दे पाएगा, उनको जो है ना वो अपना कर पाएगा, राइट। ये महामंथन 15 दिन तक चलेगा। इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा, राइट। फिर रिफाइंड मॉडल और जो चीज आई हुई है ये सब जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास भेज दी जाएगी। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी एयर कंडीशन कमरे में मैथिली शरण गुप्त की गुड़गुड़म नहीं सुनेंगे, उन्हें पब्लिकली लाइव चर्चा में फिर से जो है ना उनको 15 दिन तक चर्चा करना है, और पत्रकार से लेके हर कोई उसमें सम्मिलित हो पाएगा, आम आदमी भी सम्मिलित हो पाएगा, और इस महामंथन में जो चीज निकलेगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा, राइट। अब तक 30 दिन से पब्लिक सुन रही है कि क्या चल रहा है, राइट। उनमें से जो अच्छे लोग हैं वो शायद कुछ कुछ अपना वैल्यू एडिशन भी कर रहे हों, लेकिन 30 दिन तक सुनते सुनते
आम आदमी को इतनी बात तो समझ में आ जाएगी कि ये चीज जो हमारे ऊपर थोपने वाली है, इसमें हमारी शंकाएं क्या है, कुशंकाएं क्या है, चिंता क्या है और सुझाव क्या है। तो अपनी टूटी फूटी भाषा में वो सुझाव दे पाएंगे। और चूंकि बड़ा देश है, विभिन्न भाषाओं में है, विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो हर क्षेत्रीय भाषा में हर जगह पर जो है ना इसमें डिबेट होगी, बात होगी, मंथन होगा, और ये 45 दिन तक चलेगा। इस तीसरे मंथन में जो निकलेगा उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। राइट। अब चौथे स्तर पर डॉक्टर वैदेही शरण गुप्त आ रहे हैं, जो नंबर 1 पर आने के कारण प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए हैं। ऐसे ही जो लोग जो है प्रांत में नंबर 1 आने के कारण मुख्यमंत्री की या उप मुख्यमंत्री की या उप प्रधानमंत्री की या केंद्रीय मंत्री की या राज्य सरकार के मंत्री की या विधायक की या सांसद की जो शपथ ले चुके हैं, अब चौथे चरण में वो जो है पार्लियामेंट के बाहर और विधानसभा के बाहर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। किस पे मॉडल करेंगे? जो मैथिली शरण गुप्त का मॉडल है, या भविष्य में जो भी चीज इसमें क्या सुधार होना है, क्या होना है। अब इसमें जो है वैदेही शरण गुप्त जो कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, आप अपने आप को प्रधानमंत्री मानिए कुछ देर के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे वैदेही शरण गुप्त, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप पब्लिक के बिहाफ पे तो बोल नहीं पाएंगे, पब्लिक ने तो 45 दिन में अपनी बात कह दी है। तो अब डॉक्टर वैदेही शरण गुप्त को अपने मन से ये बात कहना पड़ेगी कि भैया मैंने इसको सोचा है, मेरे हिसाब से इसमें ये चीज और कर ली जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही सभी मुख्यमंत्री, ऐसे ही सब केंद्रीय मंत्री और जो जिससे जो बन पड़ेगा वो कहेगा, और उस पर हर कोई क्वेश्चन पूछेगा, हर कोई उस पर उनको चैलेंज करेगा। और इस महामंथन जो कि 15 दिन चलेगा, इसमें जो चीज भी निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में चौथे डिग्री का रिफाइनमेंट होगा और फिर ये पार्लियामेंट में जाके पास होगा। अब मैं डॉक्टर वैदेही शरण गुप्त जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि उन्होंने अच्छे भारत का लवादा ओढ़ा हुआ था, वो अंदर से दुष्ट व्यक्ति है, 1 मिनट के लिए मानते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस है कि वो दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है ना। अब एक दुष्ट व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, मैं उससे पूछता हूं कि क्या आप जो है गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या शपथकृत प्रधानमंत्री गड़बड़ी कर पाएगा? कहां से कर पाएगा जब इतनी रिफाइनरी हो जाएगी। तो आप बताइए, आपको अच्छा भारत मिलने में कोई दिक्कत है? अच्छा भारत तो चाहिए, लेकिन हमारा मतलब ये है कि इन सारी चीजों के इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा? यदि आप शपथ लेके हर रविवार को अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं जहां वो हैं वहां पर भी वो इकट्ठे करें इसी प्रक्रिया के तहत, तो 10 लोगों को, यदि हम 10 लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया मात्र 9 दिन कर रहे हैं, तो 10 × 10 × 10 × 10 9 टाइम्स इट बिकम्स 100 करोड़। तो यदि आप अपने शपथ का निर्वाह करेंगे तो 9 दिन में संभव है, यदि उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो 90 दिन में हो जाएगा, और ज्यादा गड़बड़ी है तो 365 दिन में हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने संकल्प का पालन नहीं करेंगे तो फिर ये कभी नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको सब कुछ मिल रहा है, सत्ता का ताज किसको मिल रहा है? आपके सिर पे आ रहा है ना। प्रधानमंत्री बनने का अवसर किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। अब 1 मिनट ये आपको बताएं कि आप जीतेंगे क्यों, समझाएं आपको कि आप क्यों जीतेंगे। तो पहले तो हम ये समझाना चाहते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आ गए, आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, आपने अपना नामांकन भर दिया है। अब मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रक्रिया में आपके ऊपर बंधन लगा के रखा है कि आप जो है, क्या बंधन है कि आप किसी के सामने ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दीजिए। तो फिर आप जीतेंगे कैसे? नहीं, सवाल ये उठ रहा है ना। जब आप जो है मेरिट लिस्ट में आ गए, आपने अपना फॉर्म भर दिया, नामांकन भर चुके हैं, और हमने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार है, मुझे वोट दीजिए, और आप क्या कहेंगे कि भैया अच्छा भारत चाहिए, 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला, तो इस ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए। बस आपका इतना ही काम, राइट। आपको यही कहते रहना है हर जगह आप जाके, ठीक है ना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं उम्मीदवार हूँ। अब मैथिली शरण गुप्त क्या करेंगे? देखो बेचारे गरीब गुरबा भी इससे जुड़े होंगे, हमारे जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? उन्हें तो इस चुनाव के समय ही बेचारों को अच्छा खाना मिलता है, मुर्गे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, दारू मिलती है,
तो मैथिली शरण गुप्त उनका नुकसान नहीं कराएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त पहला ऑप्शन ये देंगे कि हे गरीबों, अभी नातिनता तुम्हारे पास आने वाले हैं, वो उनसे जितना लूट सको लूट लो, क्योंकि वो उनके पिताजी का नहीं है। राइट। जब ये लूटने की कार्रवाई राजनेताओं की पूरी हो जाएगी, फिर मैथिली शरण गुप्त, जिससे 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, ये दूसरा निर्देश जारी करेंगे कि भैया आपके जो है ये चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने नामांकन भर दिया, उनको जो है उनका नाम ये है, ये आपकी ईवीएम मशीन में उनका सरल क्रमांक ये है, चुनाव चिन्ह ये है, और ये तख्तियां हैं। अब इसको लेके आपको सुबह शाम प्रभात फेरी निकालना है कि डॉक्टर वैदेही शरण गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक फलाने फलाने पर नाम है, और हम बटन दबा के आपको विजयी घोषित करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, सब समझ। अब बताओ, आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना पड़ेगा क्या? जो 100 करोड़ लोगों को मालूम है कि उन्हें ऐसा अद्भुत भारत मिल रहा है, और मात्र बिना किसी उसके मिल रहा है, तो सभी के सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बात समझ रहे हो? हमें बात तो सब अच्छी लग रही है, बढ़िया, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन पूरा खाका तैयार होना हमें तो मुश्किल दिखता। देखो नहीं, आप देखिए, आप मुश्किल में मत पड़िए, आप केवल अपना काम करिए। देखिए मैं तो अपने काम से जुड़े, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं, उससे कहिए कि देखिए आप जिस रूप में हैं आप मुझे गिराए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम आपकी सोच नहीं बदल रहे हैं, चिंतन नहीं बदल रहे हैं, क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं। राइट। यदि आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं तो बने रहिए, यदि किसी की दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में आपको आनंद आता है तो आप इसी आनंद भाव में लेते रहिए। बस अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ने की एडिशनल प्रक्रिया कर लीजिए, और हर रविवार को मिल लीजिए, चमत्कार हो जाएगा। देखो नहीं, इसमें यदि आपके दिमाग में कोई जेहन में प्रश्न है, अच्छा इसको एक चीज और समझा दूं आपको। इस देश में 144 करोड़ लोग हैं, राइट। 44 करोड़ को हमने जोड़ने का लक्ष्य नहीं रखा है, राइट। केवल 100 करोड़ को जोड़ रहे हैं, तो 44 करोड़ हमने पहले ही छोड़ दिए। इस मॉडल को यदि इसी ढंग से यदि इम्प्लीमेंट होता है तो 10 × 10 करके 9वें दिन जो है वो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन आपका संकल्प पूरा हो रहा है। इसका मतलब है ये 90 करोड़ लोग संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें सही मायने में एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है कि जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ वो, और जो 44 करोड़ जिनको अपन ने छोड़ दिया है, ऐसे 134 करोड़ लोग यदि एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तो भी ये मॉडल सफल है। 144 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ऐसे अद्भुत अच्छा भारत पाने के लिए और खुद के ऊपर सत्ता का ताज लाने के लिए केवल 10 लोगों को जोड़ना है, और वो भी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से जुड़ा है उनको जोड़ना है। और उसके लिए वो हर रविवार को शपथ लेने की कार्रवाई भी कर रहा है। तो क्या ये कठिन है? कठिन है क्या ये? नहीं है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 2 दिन है, तो 10 के मान से केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, तो उन्हें 10 के मान से 30 लोगों को जोड़ना है। जो 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है, तो 10 के मान से केवल 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, 144 करोड़ में से मात्र 9,000, उनके पास जो है 5 दिन है, तो केवल 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। जो तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन है, तो केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन है, तो उन्हें 70 को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन है, तो उन्हें 80 को जोड़ना है। और इस पूरे अभियान को चलाने का सोच और चिंतन और ऐप और पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन लेके, टिकट देने की व्यवस्था से लेके, जिसने हर प्रपंच को रचा है, उस व्यक्ति के पास 9 दिन है। यदि मॉडल के हिसाब से कहा जाए तो मैथिली शरण गुप्त को सिर्फ 90 लोगों को जोड़ना था।
राइट। लेकिन मैत्री शरण गुप्त ने तो 21 से 90 लोगों को जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग ने अपने शपथ के हिसाब से कार्रवाई नहीं की। यदि हम शपथ के हिसाब से कार्रवाई करेंगे और बदले में आपको यदि ऐसा अद्भुत भारत मिल रहा है तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आपको रोज जूते लग रहे हैं तो इस जूते से आप बचना चाहते हैं कि नहीं बचना चाहते हैं? जूते की खाने की आदत हो गई आप? जूते खाने की आदत तो हो गई है। हाँ। लेकिन अपने बच्चों को तो बचाना चाहेंगे ना। अब भी खुदा ही नहीं बचे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम एक बात कह रहे जी थोड़ी, जो आपका मॉडल है ये एकदम अच्छा मॉडल है, लेकिन बस इम्प्लीमेंटेशन तक गड़बड़ है। नहीं नहीं आजकल नहीं, इतना मैं ये कह रहा हूँ आप इम्प्लीमेंटेशन को भूल जाइए, बस अब आप अपना काम करिए। मतलब जो अरे आपके अब मित्र आपके जो देखो, एक मिनट बेई आदमी तो अपने काम की कड़ी है, नहीं है आदमी अलग है। कहाँ से आएंगे आदमी तैयार? नहीं नहीं, आपने कह आप दिया बात ही मत करो। आप ये कह रहे हो कि भैया तुम जैसे हो मुझे गिराए हो। अरे आप जी कह रहे हैं अपने ऐप से जुड़ना, वो आपको जुड़ेंगे तभी तो जोड़ पाएगा, भी जुड़ने ही नहीं नहीं, है। जिसको नहीं जुड़ना है उसको भूल जाइए ना। जब अरे 90% मैक्सिमम अरे लोग नहीं जुड़ना चाहते, मेरी जुड़ना बात ही नहीं चाहते। देखिए, मेरी बात सुनिए। जब आपने कहा वो नहीं जुड़ेंगे, किसी दूसरे ने कहा नहीं जुड़ेंगे, तीसरे ने कहा नहीं जुड़ेंगे, जब कहेंगे बाकी लोग जुड़ रहे हैं यार, 100 आदमी कहे, 100वां आदमी कहेगा तब जुड़ जाएंगे ना। जब अकल आ जाएगी तब जुड़ जाएंगे। जब ये समझ में आ जाएगा कि साहब ऐसा भारत मिल रहा है यार, तो जुड़ जाएंगे। और नहीं जुड़ना है तो 134 लोगों को तो हम नहीं जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। बात समझ रहे हो ना? 134 करोड़ को नहीं जोड़ रहे हैं आप। 134 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो भैया अपने अच्छे भारत के लिए जुड़ जाओगे। अच्छा, दूसरी बात है कि हम आपको किसी चीज से वंचित तो नहीं कर रहे हैं ना। यदि आप जिस पार्टी से जुड़े रहिए, यदि वो पार्टी आपको अच्छा भारत दे दे तो अच्छी बात है। यदि हम आपको अच्छा भारत दे दें और आपके आपको सत्ता का ताज भी मिल जाए, तो अब ये अकेला प्रधानमंत्री की बात नहीं है, आप सरपंच भी तो बन रहे हो। आज आम आदमी में कौन कौन सरपंच बन पा रहा है जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है? वो बन पा रहा है। और वो जो है ना दुष्टता पूर्वक पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो आपको अच्छा भारत तो नहीं दे रहा है, वो तो गुंडे पाल रहा है। तो आपको हर चीज का समाधान मिल रहा है, आपको दिक्कत नहीं है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, किसी दूसरे ने आपके लिए हर चीज कर दी है। सही है, तो आजमाने में क्या दिक्कत है? चलो कोशिश करेंगे अपन। हाँ, मैं आपका ग्रुप यदि एक बना देता हूँ, अच्छे भारत का संकल्प समूह, और उसमें आप अपने बचपन से चालू करिए, और जो भागे उसको भागने दीजिए, आप चिंता मत करिए। उसको तो हमने लॉकिंग पीरियड कहा है कि 1 महीने तक आप उससे बात नहीं कर सकते हो। मतलब आप उसे उलाहना नहीं दे पाओगे क्यों भागा है वो, क्योंकि मुझे मालूम है वो लौट के आएगा। एक बार जो है, अरे लोग बाग कहाँ से फोन करके अभी हमसे बात कर रहे हैं और जुड़ने की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कितने लोग जुड़ गए अभी तक? अभी 18,000 लोग जुड़े हैं जिन्होंने संकल्प और शपथ और ये प्रक्रिया चालू नहीं की है। जिस दिन ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी उस दिन जो है ना चमत्कार हो जाएगा। अब तो 4-5 दिन में काम हो जाना है, अब तो 9 दिन भी नहीं लगना है। और अब तो आज के समय में तो जो है ना 1 दिन में भी संभव है। यदि एज्यूम करिए मैत्री शरण गुप्त का वीडियो वायरल होता है और हर व्यक्ति को लगता है कि साहब इसमें तो बड़ा अच्छा भारत मिल रहा है, मेरा कुछ जा नहीं रहा है, आजमाने में क्या दिक्कत है, और वो जुड़ जाता है, तो ये 1 दिन में संभव है। सही बात। नहीं, आप बताओ उसको 1 दिन से ज्यादा क्यों लगना चाहिए? नहीं बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कि जब उसको सब कुछ मिल रहा है तो वो घूम घूम के जो अभी इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जो है ना दूसरों की दरियां बिछाने के लिए यदि यही काम करेगा तो वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और उसको पूरी मेरिट लिस्ट मिल रही है, गांव के पंच सरपंच से लेके पार्षद से लेके मेयर से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके राज्य सरकार का मंत्री से लेके विधायक। आदमी को दूसरे के अच्छे करने की क्या है, वो तो दूसरे का खराब करवाना चाहता है। आप खराब कर सकते तो भी आपको आप चिंता मत करो, जो खराब कराना चाहता है वो दूर रहे ना। ये खराब करने की क्षमता रखने वाले बहुत कम लोग हैं। जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं उनकी संख्या तो 90% है। तो आप 10% की चिंता क्यों पाल रहे हो? उनको रहने तो तेल लेने जाने दीजिए ना। देखो अब आपको जो है ना उनको तो टिकट मिलना नहीं है, टिकट तो जो है ना जो उभर के आएगा उसको मिलना है। तो मैथिली शरण गुप्त तो डिसाइड कर नहीं रहे हैं। ये बताओ कोई दूसरा व्यक्ति है जो कह सकेगा कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा यदि आप नंबर 1 पे होंगे तो? सही बात नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी पार्टी है जो कह रही है ऐसा? नहीं, कोई नहीं है। वो कह रही है कि आपको मैं पंच सरपंच का भी टिकट दूंगा, आप नंबर 1 पे आइए। तो जब सब लोग यदि इसमें लग जाएंगे तो ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा।
यदि इस मॉडल से लोग बाग नहीं जुड़े होते तो हमको इतना बाधित नहीं किया जा रहा होता। लोग भयभीत हैं इस मॉडल से। सही। ठीक है ना? हाँ, नहीं नहीं, तो अब ठीक जो है, है अपन प्रयास करते पूरा। हाँ हाँ, देखिए एनर्जी, देखो चारों तरफ आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। उसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को आप भयावह अंधेरा मानिए, और अंधेरे से लड़ा नहीं जाता है। अंधेरे में दीपक जलाना है, और दीपक जलाने में आप मत समझाइए। आपको हमारा जो वीडियो बहुत भारी लग रहा है उसको सबके सामने चला दीजिए, भैया ऐसा भारत चाहिए क्या। आपको तो एक ही बात कहना, आपको समझाना नहीं है। आपको कहना है भैया ये जो डीजी साहब कह रहे हैं, ऐसा भारत चाहिए क्या आपको। ठीक है, आप बात समझ रहे हो? यदि आप समझाओगे तो दिक्कत है, यदि आप समझाओगे तो दिक्कत है, आप समझाओगे तो नहीं समझा पाओगे। ठीक है ना? बिल्कुल सही। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। ओके।